आज हम हिस्ट्री का लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ। लघुत्तरीय प्रश्न और उत्तर जो कि इम्पोर्टेंट और VVI भी है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, राष्ट्रवाद क्या है? क्या है राष्ट्रवाद? क्या है? तो हम अपनी भाषा में जहाँ इसको कहें, तो देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। अपनी भाषा में कहते हैं देश के प्रति प्रेम की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं, तो कहा जाता है। और जब किताबी भाषा में कहें तो किताबी भाषा में आता है राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं, जो कि अपने राष्ट्र के प्रति एकत्रित होकर रहता है, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया मेरा, मैजनी कौन था? मैजनी इसका आंसर में है मैजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। मैजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मैजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल सदस्य था। मैजनी जो था कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य था। मैजनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। इसने किसकी स्थापना की? 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। किसने की? मैजनी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? इसको 2022 में पूछा गया है, हो सकता है 25 में पूछ सके। मेरा जर्मनी का बाधाएं क्या थी? तो जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला बाधा क्या था? पहला बाधा, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त था। मतलब इस तरह से समझते हैं कि यह एक राज्य नहीं था, ये 300 छोटे बड़े राज्यों में इसको थोड़ा बड़े के टुकड़ा के रूप में इसको विभक्त किया गया। और दूसरा कारण था इसका, उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी में कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था। और तीसरा था, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। एक छोटा तो खुद में राज्य था ही, लेकिन तब पर भी वो अपने आप को एक देश समझता था। इसीलिए जर्मनी में जो था क्या था? राष्ट्रवाद की अभाव था। मेटरनिख युग क्या है? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। मेटरनिख ने 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए
इसलिए 1815 से 1848 के काल को मेटरनिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटरनिक काल कहा जाता है। जब ऑब्जेक्टिव में पूछ दे मेटरनिक काल क्या है तो 1815 से 1848 को हम क्या कहते हैं? मेटरनिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटरनिक काल कहते हैं। (1848) 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? यह क्वेश्चन जो है VVI है। यह 4 अंक में पूछा जाएगा क्योंकि यह थोड़ा बड़ा है। 4 अंक में पूछा जाएगा और यह VVI है। 2025 में आने का चांस है। इसको 2025 में आने का चांस है। तो आंसर क्या है इसका? लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। इसी कारण 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इटली और जर्मनी के एकीकरण ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। ऑस्ट्रिया क्या था? सबसे बड़ा बाधक था। इटली का एकीकरण में क्या था? ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। मजनी ने उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन मेटरनिख के नागरिक आंदोलन को दबा दिया। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाओं को मेटरनिख ने दमनकारी कानून कार्लसबाद के आदेश द्वारा दबा दिया।
7वां नंबर क्वेश्चन आता है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। इसका आंसर है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने में फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन के आक्रमण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान से नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन में इटली और जर्मनी के राज्यों का भौगोलिक नाम की परिधि से निकलकर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मांग प्रस्तुत हुआ। अब 8वां नंबर मेरा क्वेश्चन आता है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। आंसर आता है मेरा, गैरीबाल्डी पेशे से एक क्या था, नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, एक नाविक था। गैरीबाल्डी सिसिली और नेप्सल पर आक्रमण कर वहाँ गणतंत्र स्थापना किया। गैरीबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। इसी बीच गैरीबाल्डी की भेंट काबूर से हुई। गैरीबाल्डी का भेंट किससे हुई, काबूर से हुई। और वह दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र विक्टर इमैनुएल को दे दिया। विक्टर इमैनुएल को क्या कर दिया, दे दिया। जीता हुआ क्षेत्र जितना था वह विक्टर इमैनुएल को दे दिया। इस तरह गैरीबाल्डी के सहयोग से इटली का क्या हुआ, एकीकरण संभव हो पाया। इस तरह इटली का एकीकरण संभव हो पाया। अब मेरा 8वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? दूसरा उपलब्धियां जो है, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करना। मेटरनिक 1789 की क्रांति की देन गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोधी था। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि इटली एवं जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। इसने हर संभव प्रयास किया। अब 11 नंबर मेरा क्वेश्चन है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन VVI है। ये क्वेश्चन क्या है, VVI है। यह VVI 100% गारंटी लगभग ये आ ही जाएगा।
जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? जर्मनी की एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? अब हम देखते हैं कौन कौन सी नीति अपनाई है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बिस्मार्क का मानना था बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। मतलब बिना सेना का जर्मनी का एकीकरण होना संभव नहीं था। इसीलिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसीलिए उसने ऑस्ट्रिया तथा डेनमार्क, फ्रांस के साथ युद्ध किया।